न्यू स्टेट्स की बात हो रही थी पिछली कक्षा में जब हम लोगों ने कक्षा को विराम दिया था और ये सारी बातें आप लोगों को अपनी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के एक अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है, जहां पर आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल चेंजेज इन 18th सेंचुरी। और इस अध्याय के तहत अभी तक हम लोगों ने 2 कक्षाएं की है और 2 कक्षाओं के माध्यम से हर वो बातें देखी है, हर वो बात मैंने आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है, जो कि अभी तक आया है पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। सामने जो आप लोगों को यह दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पारस प्रकाशन पुस्तक का पन्ना है, जो आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं न्यू स्टेट्स की। हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि नए नए क्षेत्र, नए नए साम्राज्य, नए नए अलग अलग क्षेत्रीय साम्राज्य बनते चले गए, न्यू स्टेट्स बनते चले गए मुगलों के पतन के समय, क्योंकि मुगल शासक कमजोर होता चला गया और जो क्षेत्रीय जो शासक थे वो अपने अपने क्षेत्र को शासन करते चले गए, क्षेत्र का शासन करते चले गए। तो अब हम लोग बात करेंगे, और ये सारी बातें जो हुई ये 18वीं शताब्दी के समय हुई। तो अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्टेट्स की। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, दो पावरफुल, दे डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल इंपेरर। जो पुराने मुगल प्रोविंस थे, मुगल क्षेत्र थे, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए इस अवस्था में भी इन्होंने मुगल शासन के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ी और ये लोग मुगल शासक के वफादार बने रहे, मुगल शासन से मुंह नहीं मोड़ा और मुगल शासन के अधीन रहे। चाहे वो अवध की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो हैदराबाद की बात हो, ये सारे प्रोविंस, ये सारे क्षेत्र जो हैं, छत्रप जो हैं, ये लोग हमेशा मुगलों के साथ भी रहे ऐसी अवस्था में भी। राजपूत स्टेट had enjoyed a lot of independence। राजपूत जो साम्राज्य था, राजपूत स्टेट जो था, वो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता महसूस कर रहा था और उसका उपयोग कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक, और भी जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, मराठा, सिख और जाट, who seized their independence from मुगल आफ्टर द आर्म्ड स्ट्रगल। ये लोग भी, जो मराठा, सिख और जो जाट वाले जो स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंस स्टेट थे, जो पहले मुगलों के द्वारा ये सारी चीजों में इन लोगों को दिक्कत आ रही थी, वो लोग भी अब यहाँ पर खुला महसूस कर रहे थे, स्वतंत्र महसूस कर रहे थे, अच्छा महसूस कर रहे थे। आगे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद लिखा हुआ है। अवध, बंगाल एंड हैदराबाद वेयर ग्रेट मनसबदार एंड एंजॉय ग्रेट पावर। सद्दत खान ऑफ अवध, मुर्शीद कली खान ऑफ बंगाल एंड असफ शाह ऑफ हैदराबाद held great position in the Mughal administration. They enjoyed the trust of the emperor। अब यहाँ पर 3 साम्राज्य की बात आ रही है, 3 प्रोविंस की बात आ रही है और इन तीनों प्रोविंसों के बारे में हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि ये सब मुगलों के वफादार बने रहे, क्योंकि मुगलों के पतन के समय भी इन्होंने मुगलों की वफादारी नहीं छोड़ी, चाहे वो अवध हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हैदराबाद हो। अवध का राजा सद्दत खान, मुर्शीद कली खान जो था वो बंगाल का था और असफ शाह जो था वो हैदराबाद का था। ये सब मुगल शासन में, मुगल प्रशासन में एक बड़े पद पर गए, बड़े पद पर था ये लोग, बड़े पद पर थे ये लोग, और इन्होंने अपने इंपेरर यानी कि अपने शासक और अपने साम्राज्य में अच्छा खासा ट्रस्ट यानी कि अच्छा खासा विश्वास जीता इन्होंने, और ये लोग अच्छे अच्छे पद पर, अच्छे अच्छे आर्थिक पोजीशन और सामाजिक प्रतिष्ठा वाले पोजीशन पर रहे और इन्होंने अपनी वफादारी मुगलों के साथ उनके डिक्लाइन फेज में यानी कि पतन वाले फेज में भी रखी। आगे अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके इन सारे स्टेट्स की। अब सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। ये है असफजाह, यही है जो हैदराबाद का था, निजामुल मुल्क इसको कहा जाता था, असफजाह को। लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजामुल मुल्क असफजाह। असफजाह के द्वारा हैदराबाद स्टेट
को स्थापित किया गया था, जिसको निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। असफ शाह को असफ शाह के द्वारा निजामुल मुल्क, असफ शाह के द्वारा, असफ जाह के द्वारा हैदराबाद स्टेट का स्थापना किया गया था। यही व्यक्ति है। He was one of the most powerful member at the court of the Mughal Emperor फारूक सियार। फारूक सियार जो कि मुगल शासक था, उसके कोर्ट में ये व्यक्ति जो असफ जाह था, जो हैदराबाद का संस्थापक था, वो एक पावरफुल मेंबर यानी कि शक्तिशाली सदस्य के तौर पर, एक शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पर, शक्तिशाली सदस्य के तौर पर, पावरफुल मेंबर के तौर पर था इसके शासनकाल में। फारूक सियार के असफ जाह हेल्ड अ जाट रैंक ऑफ 7000। असफ जाह जो था वो जाट रैंक उसके पास था, यानी कि वो जाट रैंक से था 7000। ही वाज द गवर्नर ऑफ अवध एंड डेक्कन प्रोविंस। वह अवध और डेक्कन दोनों प्रोविंस का गवर्नर था। he had already control over the political and financial administration of the Deccan area। इसलिए यह चीज साफ साफ हो जाता है, यह साफ साफ प्रतीत होता है, क्लियर होता है कि इसका जो डेक्कन क्षेत्र में जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल नियंत्रण था वो अच्छा खासा था। आर्थिक और राजनीतिक जो पकड़ था वो इस व्यक्ति का, संस्थापक हैदराबाद का जो था, उस व्यक्ति का डेक्कन क्षेत्र में एक अच्छा खासा पकड़ था, क्योंकि यह डेक्कन और अवध प्रोविंस का गवर्नर था। आगे अब हम लोग पृष्ठ संख्या 106 पर आ रहे हैं। 105 पर थे, 106 पर आ रहे हैं। As the competition among the court nobility increased and the political command in his hand and become the ruler of Hyderabad state। और जैसे जैसे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये सारा कुछ बढ़ता चला गया, इसके पास जो, इस व्यक्ति के पास जो संस्थापक था हैदराबाद का, उसके पास और शक्ति बढ़ती चली गई, राजनीतिक शक्ति बढ़ती चली गई, और वो हैदराबाद स्टेट का, हैदराबाद का शासक बन गया, रूलर बन गया। असफ जाह adopted the following policy to strengthen his position। फिर इस व्यक्ति ने इन सारे नीति, जो अब हम लोग बात करेंगे, इन सारे नीति को इसने लागू किया ताकि अपने पद को, अपने शक्ति को और ज्यादा बढ़ा सके, पद को और ज्यादा मजबूत कर सके। तो कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन सी नीति इसने अपनाई? तो ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द साउथ। इसने, चूंकि बात हो रही है हैदराबाद की, बात हो रही है डेक्कन की, और अगर हम मानचित्र के आधार पर, भारत के मानचित्र के आधार पर देखें तो ये क्षेत्र जो है भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, साउदर्न पार्ट है। तो इसने क्या किया कि ये था शासक साउदर्न पार्ट का, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र का, तो इसने उन सारे सैनिकों को अपने तरफ लाया, अपने क्षेत्र में लाया, उन सारे सैनिकों को जो नॉर्दर्न पार्ट के, यानी कि उत्तरी भारत के थे, जो आना चाहते थे दक्षिण की तरफ, उन सारे सोल्डर्स को, उन सारे सैन्य बलों को इसने अपने नीति के तहत लाया। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर। फिर यहां पर जागीर और मनसबदार, इन सारे चीजों का कंसेप्ट इसने अपनी नीति के तहत लागू किया, नई नीति के तहत। ही वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द मुगल एम्पायर। इसने अपना साम्राज्य मुगल एम्पायर से के समानांतर, या फिर कहे तो मुगल शासक से प्रभावित न होते हुए इसने अपना एक पैरेलल शासन चलाया, समानांतर शासन चलाया। द मुगल एम्पायर ऑन द अदर हैंड ऑफिशियली ग्रांटेड द टाइटल ऑफ निजाम टू जैसा। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो मुगल शासक जो उस समय था, उसने इस व्यक्ति को, यानी कि असफ जाह को, जो कि हैदराबाद का संस्थापक माना जाता है, उसको निजाम की उपाधि इसने दी, मुगलों ने दी, मुगल शासकों ने दी। His successor took the title of निजाम। और जैसे जैसे इसके वंशज आगे बढ़ते गए, हैदराबाद पर राज करते चले गए, वो लोग निजाम की उपाधि लेते चले गए, वो लोग निजाम के तौर पर जाने लगे। इन ऑल 7 निजाम रूल हैदराबाद अंटिल वेल आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जब तक हैदराबाद प्रोविंस का भारत में, भारत देश में विलय नहीं हुआ, तब तक कुल 7 निजाम हैदराबाद के रहे, जिसने हैदराबाद पर शासन किया, हैदराबाद स्टेट पर शासन किया।
अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर रोकेंगे, इस अध्याय को यहीं पर इस कक्षा के माध्यम से विराम देंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से यानी कि ये निजाम वाली जो बात हो रही थी यहीं से आगे बढ़ाएंगे।